क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग और कुछ कंपनियां बिना ज्यादा जोर लगाए दुनिया को बदल देती हैं? लोग उन्हें सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और दिल से उनका साथ देते हैं, जबकि बाकी लोग मेहनत, पैसे और मार्केटिंग के बावजूद भी वही असर पैदा नहीं कर पाते। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सोच की जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जिंदगी देखने का नजरिया बदल देती है। ये कहानी है मशहूर किताब स्टार्ट विद वाई, जिसे लिखा है साइमन सिनिक ने। ये किताब हमें बताती है कि असली सफलता इस सवाल से शुरू होती है, आप क्या करते हैं या कैसे करते हैं इसे नहीं, बल्कि आप क्यों करते हैं इसे। इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों एप्पल, मार्टिन लूथर किंग और हार्ली डेविडसन जैसे नाम लोगों के दिलों में बस जाते हैं, क्यों कुछ नेता प्रेरणा बन जाते हैं और कुछ सिर्फ आदेश देने वाले रह जाते हैं, और सबसे जरूरी, आप अपना वाई कैसे ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी सोच साफ करना, अपने काम में मीनिंग लाना और लोगों को सिर्फ इम्प्रेस नहीं बल्कि इंस्पायर करना, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, ये आपकी अपनी कहानी की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें दिल को छू जाती हैं। वे जोर से नहीं बोलते, फिर भी लोग उन्हें सुनते हैं। वे आदेश नहीं देते, फिर भी लोग उनके साथ चल पड़ते हैं। इस कहानी की जड़ में कोई जादू नहीं, बल्कि सोचने का एक स्वाभाविक तरीका है, क्यों से शुरुआत करना। लेखक हमें बताता है कि कुछ लोग जन्म से प्रेरित जरूर होते हैं, लेकिन प्रेरित करना किसी खास इंसान की बपौती नहीं है। ये एक सीखी जा सकने वाली कला है। थोड़ी समझ, थोड़े अनुशासन और सही दृष्टि के साथ कोई भी व्यक्ति या संगठन अपने आसपास के लोगों को भीतर से जोड़ सकता है, चाहे वो टीम हो या पूरी दुनिया। असल संदेश ये है कि नेतृत्व हम सब सीख सकते हैं। ये किताब टूटे हुए सिस्टम को कोसने की बजाय हमें ये सिखाती है कि जो सही चल रहा है उसी पर रोशनी डालो। लेखक कहता है, समस्याओं के जवाब अक्सर गलत नहीं होते, लेकिन सवाल ही अगर गलत हो तो सही जवाब भी हमें भटका सकता है। जब तक हम क्या और कैसे में उलझे रहते हैं, तब तक सच्चाई पर पर्दा बना रहता है। लेकिन जैसे ही हम क्यों पूछना शुरू करते हैं, असली कारण धीरे धीरे सामने आने लगता है। आगे की कहानियां ऐसे ही लोगों और संगठनों की हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने क्यों को पहचाना, और वही उनकी ताकत, उनकी पहचान और उनकी प्रेरणा बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में सबको लगता था कि इतिहास वही बनाएगा जिसके पास पैसा है, नाम है और बड़ी टीम है। सैमुअल लैंगली के पास सब कुछ था, सरकारी अनुदान, बड़े वैज्ञानिक, मीडिया का साथ। दूसरी ओर एक छोटे से साइकिल की दुकान में दो भाई चुपचाप अपने सपने पर काम कर रहे थे। न पैसा, न पहचान, न डिग्री, बस उड़ने का जुनून। दुनिया ने देखा कि जीत लैंगली की नहीं बल्कि राइट ब्रदर्स की हुई। फर्क संसाधनों का नहीं था, फर्क सोच का था। राइट ब्रदर्स ने पहले यह साफ किया कि वे क्यों उड़ना चाहते हैं। वही क्यों उनकी टीम की ऊर्जा बना, वही उनकी ताकत बना। यही कहानी बताती है कि सच्चा नेतृत्व बाहरी साधनों से नहीं, भीतर की आग से जन्म लेता है। यही पैटर्न आगे भी दोहराया गया, चाहे वो एप्पल की क्रांति हो या मार्टिन लूथर किंग का सपना। एप्पल ने कंप्यूटर इसलिए नहीं बनाए कि बाजार में बेच सके, बल्कि इसलिए कि आम इंसान को ताकत मिल सके। मार्टिन लूथर किंग ने लोगों को डर या लालच से नहीं बल्कि एक साझा क्यों से जोड़ा, एक बेहतर, न्यायपूर्ण अमेरिका का सपना। यह किताब बताती है कि लोगों को काम पर लगाया जा सकता है, लेकिन दिल से जोड़ना सिर्फ वही कर सकता है जो क्यों से शुरुआत करता है। जब लोग मजबूरी से नहीं, प्रेरणा से चलते हैं, तब वे नियम निभाते नहीं बल्कि मिशन जीते हैं। इसी सोच से संगठन टिकते हैं, नेता याद रखे जाते हैं और कभी-कभी दुनिया बदल जाती है। एक ठंडी जनवरी की सुबह एक युवा नेता शपथ लेता है। उसके पास शक्ति है, इतिहास है और लोग उसे पहचानते हैं। पहली नजर में हम तुरंत मान लेते हैं कि हम सब कुछ जान गए हैं, लेकिन बाद में एक छोटा सा सच सामने आता है और पूरी तस्वीर बदल जाती है। यही तो हमारी सबसे बड़ी आदत है, मान लेना कि हम जानते हैं। हम दुनिया को अधूरी जानकारी के आधार पर समझ लेते हैं और उसी समझ के सहारे फैसले लेते हैं। कभी लोग मानते थे कि धरती सपाट है, इसलिए वे आगे बढ़ने से डरते थे। जैसे ही ये धारणा बदली, पूरी मानव सभ्यता ने छलांग लगा दी। लेखक इसी कहानी के जरिए हमें दिखाता है कि हमारी धारणाएं ही हमारे व्यवहार को तय करती हैं और अक्सर वही हमें आगे बढ़ने से रोकती भी हैं। फिर बात संगठनों और जीवन के फैसलों तक पहुंचती है। हम सोचते हैं कि ज्यादा डेटा, ज्यादा सलाह और ज्यादा योजना हमें सही रास्ते पर ले जाएगी, लेकिन कई बार सब कुछ होने के बाद भी नतीजा टिकता नहीं। लेखक जापानी कार फैक्ट्री की कहानी सुनाता है, जहां दरवाजे अंत में हथौड़े से ठीक नहीं किए जाते, बल्कि शुरुआत में ही ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि वे परफेक्ट फिट हों। यही फर्क है तात्कालिक समाधान और दीर्घकालिक सोच में।
ज्यादातर लोग समस्या आने पर उसे ठोक पीट कर ठीक करते हैं, लेकिन महान नेता शुरुआत में ही सही सवाल पूछते हैं। वे नतीजे को नहीं, नीयत को डिजाइन करते हैं, क्योंकि असली सफलता बाहर से दिखने वाली चालों में नहीं, बल्कि उस अदृश्य फैसले में छिपी होती है जो शुरुआत में लिया जाता है। आज की दुनिया में लगभग हर चीज एक जैसी हो चुकी है। दाम, फीचर्स, क्वालिटी, ऑफर। ऐसे में कंपनियां लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए गाजर और छड़ी का सहारा लेती हैं। कभी सस्ता दाम, कभी भारी डिस्काउंट, कभी डर दिखाकर तो कभी सपने बेचकर। यह तरीका काम तो करता है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। लेखक इसे एक लत की तरह बताता है। जैसे ही असर कम होता है, अगला ऑफर, अगला डर, अगला लालच लाना पड़ता है। ग्राहक खरीद तो लेते हैं पर जुड़ते नहीं। कार कंपनियों के कैशबैक ऑफर हों, मोबाइल फोन की चमकदार नई फीचर्स हों या टूथपेस्ट की अनगिनत किस्में, सबका मकसद एक ही है, तुरंत फैसला करवाना। पर जैसे ही कोई और बेहतर ऑफर आता है, वही ग्राहक बिना सोचे समझे दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि यहां रिश्ता नहीं, सिर्फ सौदा होता है। ऑथर यहीं एक गहरी बात कहता है, बार बार का बिजनेस और सच्ची वफादारी एक चीज नहीं है। बार बार का बिजनेस लालच से आ सकता है, लेकिन वफादारी विश्वास से पैदा होती है। जब हालात कठिन होते हैं, तब वही लोग साथ खड़े रहते हैं जो किसी क्यों से जुड़े होते हैं, ना कि किसी ऑफर से। साउथवेस्ट एयरलाइंस की तरह, जहां संकट के समय ग्राहक खुद मदद के लिए आ गया है, क्योंकि उन्हें लगा हम साथ हैं। प्रेरणा से जुड़े लोग बेहतर दाम ठुकरा सकते हैं, असुविधा सह सकते हैं, क्योंकि वे किसी विचार का हिस्सा होते हैं। ऑथर साफ कहता है, मैनिपुलेशन से लेन देन होता है, इंस्पिरेशन से आंदोलन। और जो संगठन या नेता लंबे समय तक टिकते हैं, वे लोगों को खरीदने की वजह नहीं देते, वे उन्हें विश्वास करने की वजह देते हैं। यही फर्क है जो सिर्फ काम करने वाली रणनीति और सही रास्ते में होता है। कुछ नेता और कंपनियां भीड़ से अलग इसलिए दिखती हैं क्योंकि वे लोगों को बहकाती नहीं, प्रेरित करती हैं। उनकी सोच, उनका काम और उनका संवाद सब एक ही क्रम में चलता है। लेखक इसे गोल्डन सर्कल कहता है, जो प्रकृति में पाए जाने वाले उस अनुपात से प्रेरित है जहां अव्यवस्था के भीतर भी गहरा संतुलन छुपा होता है। जैसे पत्तियों की बनावट या बर्फ के क्रिस्टल, वैसे ही इंसानी व्यवहार में भी एक पैटर्न है। ज्यादातर लोग और संगठन बाहर से भीतर की ओर चलते हैं। पहले बताते हैं क्या करते हैं, फिर कैसे करते हैं, और अंत में अगर कभी क्यों करते हैं। पर जो सच में प्रेरित करते हैं, वे उल्टा चलते हैं। वे पहले अपनी क्यों से बात शुरू करते हैं। उनका उद्देश्य, विश्वास और कारण साफ होता है, बाकी सब उसी का प्रमाण बन जाता है। यही वजह है कि कुछ ब्रांड्स सिर्फ उत्पाद नहीं बेचते, बल्कि विश्वास बनाते हैं। जब कोई कंपनी पहले अपना क्यों बताती है, कि वो यथास्थिति को चुनौती देने में विश्वास करती है, अलग सोचने को महत्व देती है, तो उसके उत्पाद उस सोच के जीते जागते सबूत बन जाते हैं। तब लोग फीचर्स से नहीं, भावना से जुड़ते हैं। वे लाइन में खड़े होते हैं, इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सिर्फ खरीद नहीं, पहचान का हिस्सा है। इसके उलट जो संगठन खुद को सिर्फ हम क्या बनाते हैं से परिभाषित करते हैं, वे वहीं अटक जाते हैं। समय बदलता है, तकनीक बदलती है, पर उनका दायरा नहीं। कहानी यही सिखाती है कि टिकाऊ सफलता बेहतर होने से नहीं, सार्थक होने से आती है। जब क्यों साफ होता है, तो नवाचार आसान हो जाता है, वफादारी अपने आप जन्म लेती है, और एक साधारण कंपनी भी आंदोलन बन सकती है। डॉक्टर स्यूज की एक बच्चों जैसी दिखने वाली कहानी है स्टार वाले और बिना स्टार वाले स्निचेस की। जिनके पेट पर सितारे थे वे खुद को खास समझते थे, और जिनके पास नहीं थे वे खुद को अधूरा। फिर एक चालाक आदमी आया जिसने मशीन बनाकर सितारे लगाने शुरू कर दिए पैसों के बदले। लोग सिर्फ इसलिए पैसे लुटाने लगे ताकि वे किसी समूह का हिस्सा महसूस कर सकें। यही कहानी असल में इंसान की सबसे गहरी जरूरत को छूती है, कहीं ना कहीं बिलोंग करने की जरूरत। हम तर्क से नहीं, भावना से जुड़ते हैं। किसी शहर, भाषा, देश या सोच से मिलते ही एक अपनापन सा महसूस होता है, और उसी के साथ भरोसा भी। ये जुड़ाव दिमाग की नहीं, दिल की भाषा बोलता है। इसलिए हम अक्सर उन लोगों और ब्रांड्स की ओर खींचते हैं जो हमारे जैसे सोचते हैं, हमारे विश्वासों को दर्शाते हैं। यही कारण है कि कुछ फैसले हमें सही लगते हैं, भले ही हम उन्हें शब्दों में समझा ना सकें। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेता है, बोल नहीं सकता। इसलिए हम बाद में तर्क गढ़ते हैं। कोई कहता है मुझे ये ब्रांड इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन भीतर कहीं ये पसंद उसकी पहचान से जुड़ी होती है। एप्पल, हार्ले या किसी महान नेता के साथ लोग इसलिए नहीं जुड़ते कि वे सबसे सस्ते या सबसे तेज हैं, बल्कि इसलिए कि वे एक भावना देते हैं, तुम अकेले नहीं हो।
जब कोई संगठन अपना क्यों साफ बता पाता है तो उसके उत्पाद सिर्फ चीजें नहीं रहते, वे प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे में लोग कीमत और फीचर्स नहीं देखते, वे खुद को उस कहानी में देखना चाहते हैं। और यहीं से जन्म लेती है सच्ची वफादारी, जो तर्क से नहीं विश्वास से चलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम तर्क के आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर फैसले पहले भीतर महसूस होते हैं और बाद में दिमाग उन्हें सही ठहराने के कारण ढूंढता है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देता है। जब हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं तो हमें उसके हर शब्द का सबूत नहीं चाहिए होता, बस उसकी वाइब सही लग जाती है। यही कारण है कि कुछ नेता या ब्रांड पहली मुलाकात में ही भरोसेमंद लगते हैं। वे जोर से नहीं बोलते, नहीं ज्यादा समझाते हैं, वे बस अपने विश्वास के साथ खड़े रहते हैं और वही विश्वास बिना शब्दों के सामने वाले तक पहुंच जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा जुड़ाव तथ्यों से नहीं, भावना से शुरू होता है। समस्या तब पैदा होती है जब कोई कहता कुछ है और करता कुछ और है। लोग शब्दों से नहीं, काम से पहचानते हैं। लेखक बताता है कि जब किसी संगठन का क्यों और उसका क्या एक सीध में आ जाते हैं, तब भरोसा अपने आप बनता है। ये तालमेल बाहर से थोपा नहीं जा सकता, ये भीतर की सच्चाई से आता है। ऐसे नेता या कंपनियां संकट के समय भी डगमगाती नहीं, क्योंकि उनकी जड़ें साफ होती हैं। लोग उनके साथ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि ये सिर्फ फायदे की बात नहीं, बल्कि एक साझा सोच है। यही वजह है कि लंबे समय तक टिकने वाली सफलता शोर मचाने से नहीं, बल्कि अपने विश्वास पर ईमानदारी से चलने से मिलती है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसे संगठन की जहां सब कुछ नियमों से चलता है। कागज, प्रक्रियाएं, रिपोर्ट और अनुमतियां। बाहर से देखने पर सब परफेक्ट लगता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं भरोसे की कमी होती है। लेखक समझाता है कि जब नेतृत्व सिर्फ सिस्टम पर निर्भर हो जाता है और इंसानों पर भरोसा करना भूल जाता है, तब संगठन मशीन बन जाता है। मशीनें चल तो सकती हैं, लेकिन प्रेरित नहीं कर सकती। इसके उलट जब नेता अपने लोगों पर विश्वास दिखाते हैं, तो वही लोग नियमों से आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं। वे सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे मिशन जीते हैं। यहीं से ये साफ होता है कि भरोसा कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं, बल्कि किसी भी मजबूत संगठन की नींव है। लेखक यहाँ नेतृत्व की एक गहरी परिभाषा देता है। नेता वो नहीं होता जिसके पास ऊंचा पद हो, बल्कि वो होता है जो सबसे पहले जोखिम उठाने को तैयार हो। अच्छे नेता अपने फायदे से पहले अपने लोगों की सुरक्षा और विकास के बारे में सोचते हैं। जैसे परिवार में माता पिता बच्चों के लिए खड़े रहते हैं, वैसे ही सच्चे नेता अपनी टीम के लिए ढाल बनते हैं। जब लोग ये महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए है, तब वे भी दिल से उसके साथ खड़े होते हैं। नेतृत्व का ये रूप डर से नहीं, सम्मान से चलता है, और यही सम्मान लंबे समय तक टिकता है। समय के साथ कई संगठन अपने मूल उद्देश्य को भूलने लगते हैं। शुरुआत में जो क्यों उन्हें अलग बनाता था, वही धीरे धीरे मुनाफे, विस्तार और प्रतियोगिता की शोर में दब जाता है। लेखक बताता है कि जैसे ही क्यों कमजोर होता है, फैसले भ्रमित होने लगते हैं। तब संगठन दूसरों की नकल करता है, शॉर्टकट ढूंढता है और अपनी पहचान खो बैठता है। बाहर से वो सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर से खाली हो जाता है। यही वो मोड़ है जहां गिरावट शुरू होती है, धीरे, चुपचाप। किताब ये भी सिखाती है कि सिर्फ क्यों होना ही काफी नहीं है, उसे सही कैसे और ठोस क्या के साथ संतुलित करना जरूरी है। क्यों दिशा देता है, कैसे अनुशासन लाता है और क्या परिणाम दिखाता है। जब तीनों एक दूसरे के साथ तालमेल में होते हैं, तब संगठन स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता है। लोग भ्रमित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही संतुलन किसी भी विचार को आंदोलन में बदल देता है। अंत में लेखक एक बेहद सादा लेकिन गहरा सच रखता है। महान संगठन और नेता वही होते हैं जो सिर्फ परिणाम नहीं, विश्वास की विरासत छोड़ते हैं। पैसा, सफलता और नाम समय के साथ फीके पड़ सकते हैं, लेकिन एक साफ क्यों पीढ़ियों तक लोगों को जोड़ सकता है। जब लोग किसी सोच पर भरोसा करने लगते हैं, तो वो सोच व्यक्ति से बड़ी हो जाती है और वहीं से इतिहास बनता है। यही इस पूरी कहानी का सार है। सफलता जीतने की चीज नहीं, ये विश्वास कमाने का नतीजा है। मान लीजिए कोई कंपनी बेहतरीन तकनीक लेकर आई है, सबसे अच्छा प्रोडक्ट, शानदार क्वालिटी, जबरदस्त प्रचार। सुनने में लगता है कि सफलता तय है। टिवो के साथ भी यही हुआ, सब कुछ सही था, फिर भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद थी। वजह ये नहीं थी कि उसका प्रोडक्ट कमजोर था, बल्कि ये थी कि उसने लोगों को ये बताया कि वो क्या करती है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्यों अस्तित्व में है। लेखक यहां समझाता है कि किसी भी विचार या बिजनेस की असली उड़ान तब शुरू होती है जब वो समाज के सही हिस्से, नवाचारियों और शुरुआती अपनाने वालों के दिल को छू ले। यही लोग होते हैं जो जोखिम उठाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, ज्यादा कीमत चुकाते हैं और दूसरों को भी अपने साथ ले चलते हैं। दुनिया की आबादी को अगर वक्र रेखा में बांटे, तो बाईं ओर वे लोग होते हैं जो नई सोच को तुरंत अपनाते हैं और दाईं ओर वे जो आखिर में बदलते हैं। ज्यादातर लोग बीच में होते हैं, व्यावहारिक, सावधान और कीमत पर ध्यान देने वाले।
लेखक कहता है कि अगर आप सीधे बीच के लोगों को मनाने की कोशिश करेंगे तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, डिस्काउंट, ऑफर और तनाव। लेकिन अगर आप पहले उन लोगों से जुड़ें जो आपके क्यों में विश्वास करते हैं, तो वही लोग आपके विचार को आगे फैलाते हैं। यहीं से सिस्टम पलटता है और एक साधारण आइडिया आंदोलन बन जाता है। टिवो ने अपने विज्ञापनों में बताया, ये टीवी रोक सकता है, विज्ञापन छोड़ सकता है, आपकी पसंद याद रख सकता है, सब कुछ सही। फिर भी लोग डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्हें इसकी जरूरत क्यों है। लेखक साफ कहता है, लोग नई चीजें इसीलिए नहीं अपनाते क्योंकि वे क्या करती हैं, बल्कि इसीलिए अपनाते हैं क्योंकि वे उनकी पहचान से मेल खाती हैं। हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिलें इसका उल्टा उदाहरण है। लोग महीनों इंतजार करते हैं, ज्यादा पैसे देते हैं, सिर्फ इसीलिए नहीं कि बाइक अच्छी है, बल्कि इसलिए कि वो उनके मैं कौन हूं को दर्शाती है। अगर टिवो ये कहता कि ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण चाहते हैं, तो उसके सारे फीचर्स उस विश्वास का प्रमाण बन जाते। तब प्रोडक्ट वजह नहीं, सबूत होता। लेखक यही बताता है कि जब कोई संगठन अपने क्यों को भूल जाता है तो वो कीमत और फीचर्स की लड़ाई में फंस जाता है और धीरे धीरे एक साधारण कमोडिटी बन जाता है। 28 अगस्त 1963 को वॉशिंगटन डीसी में 2.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। ना कोई निमंत्रण, ना सोशल मीडिया। वे किसी योजना को सुनने नहीं आए थे, वे एक विश्वास के लिए आए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ प्लान नहीं कहा, उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। उन्होंने ये नहीं बताया कि कैसे करना है, बल्कि ये बताया कि वे किस पर विश्वास करते हैं, समानता, गरिमा और इंसानियत पर। लोग उस दिन डॉक्टर किंग के लिए नहीं आए थे, वे अपने लिए आए थे। वे उस अमेरिका के लिए आए थे जैसा वे देखना चाहते थे। किंग ने उन्हें शब्द दिए ताकि वे अपने दिल की बात समझ सकें और दूसरों तक पहुंचा सके। यही किसी भी महान नेता की असली ताकत होती है। वो खुद विचार नहीं बनता, बल्कि दूसरों के भीतर छिपे विश्वास को आवाज देता है। जब लोग कहते हैं मैं इसलिए साथ हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, तभी असली आंदोलन जन्म लेता है। यही इस पूरी कहानी का सार है। लोग योजनाओं से नहीं, विश्वास से जुड़ते हैं, और जब विश्वास फैलता है तो इतिहास बदलता है। शुरुआत में हर महान संगठन एक साफ उद्देश्य के साथ जन्म लेता है। एक सपना, एक विश्वास, एक क्यों जो लोगों को जोड़ देता है। लेकिन समय के साथ जब सफलता मिलने लगती है, मुनाफा बढ़ता है, नाम फैलता है, तो ध्यान धीरे धीरे बदलने लगता है। फैसले अब विश्वास से नहीं, आंकड़ों और शॉर्ट टर्म नतीजों से होने लगते हैं। लेखक इसे ऐसे समझाता है जैसे कोई इंसान रास्ता भूल जाए। वो चलता तो रहता है, लेकिन मंजिल से दूर होता जाता है। बाहर से सब ठीक लगता है, पर भीतर वो आग बुझने लगती है जिसने शुरुआत में सबको जोड़ा था। यही वो मोड़ होता है जहां संगठन अपने असली कारण से कटने लगता है। कर्मचारी अब मिशन का हिस्सा नहीं, सिर्फ सिस्टम का पुर्जा बन जाते हैं। ग्राहक भी धीरे धीरे भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। तब कंपनी को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा विज्ञापन, ज्यादा छूट और ज्यादा दबाव की जरूरत पड़ती है। लेखक साफ संकेत देता है, जब क्यों कमजोर पड़ता है तो सफलता टिकती नहीं, चाहे आंकड़े कुछ भी कहें। कठिन समय किसी भी नेता की असली पहचान दिखाता है। जब हालात सामान्य होते हैं तब नियम और योजनाएं काम चला लेती हैं, लेकिन संकट आने पर वही नेता टिकते हैं जिनका भरोसा अपने लोगों के साथ मजबूत होता है। लेखक बताता है कि ऐसे समय में सच्चे नेता मुनाफे से पहले इंसानों को चुनते हैं। वे जानते हैं कि अगर लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो संगठन खुद संभल जाएगा। ये फैसला आसान नहीं होता, लेकिन यही फैसले इतिहास बनाते हैं। इसके उलट जो नेता डर और नियंत्रण से संगठन चलाते हैं, वे मुश्किल वक्त में अकेले पड़ जाते हैं। लोग आदेश मान तो लेते हैं, पर दिल से साथ नहीं देते। कहानी हमें ये सिखाती है कि नेतृत्व का मतलब आगे चलना नहीं, बल्कि सबसे पहले जिम्मेदारी उठाना है। जब नेता अपने क्यों के प्रति ईमानदार रहता है, तो वही ईमानदारी टीम में भरोसे का रूप ले लेती है। लेखक अंत में एक गहरी बात पर जोर देता है। संगठन असल में इमारतों या प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि सोच से जिए जाते हैं। जब कोई कंपनी या नेता अपने बाद भी वही विश्वास जिंदा रख पाता है, तभी वो विरासत बनती है। पैसा खत्म हो सकता है, बाजार बदल सकता है, लेकिन एक मजबूत क्यों पीढ़ियों तक लोगों को जोड़ सकता है। यही वजह है कि कुछ नाम दशकों बाद भी प्रेरणा देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली सफलता आगे निकलने में नहीं, बल्कि सही दिशा में टिके रहने में है। जब क्यों साफ होता है तो फैसले आसान हो जाते हैं, लोग जुड़े रहते हैं, और संगठन सिर्फ काम की जगह नहीं, पहचान बन जाता है। अंततः लोग ये याद नहीं रखते कि आपने क्या बेचा, वे याद रखते हैं कि आपने उन्हें क्या महसूस कराया। यही स्टार्ट विद वाई का सबसे गहरा संदेश है। एक ग्रे वर्ल्ड की कल्पना कीजिए। एक जैसे कपड़े, एक जैसी सोच, एक विशाल स्क्रीन और उस पर बोलता हुआ एक चेहरा जो सबको बताता है कि सब कुछ पर नियंत्रण है। तभी अचानक उस भीड़ में एक लाल रंग की झलक दिखती है। एक अकेली लड़की हाथ में हथौड़ा लिए यथास्थिति को तोड़ने दौड़ती है। यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं था, ये घोषणा थी, एक विद्रोह।
एप्पल का 1984 वाला विज्ञापन यही संदेश देता है कि असली बदलाव फीचर से नहीं, सोच से आता है। वक्त के साथ प्रोडक्ट बदल सकते हैं, डिज़ाइन बदल सकते हैं, लेकिन जो क्यों है, जो विश्वास है, वो कभी पुराना नहीं होता। यही कारण है कि सालों बाद भी वही कहानी लोगों के दिल को छू जाती है। जब कोई संगठन अपने क्यों को कहानी में ढाल देता है, तो वो सिर्फ बेचता नहीं, वो लोगों को अपने साथ जोड़ लेता है। लेखक संगठन को एक मेगाफोन की तरह समझाता है। ऊपर होता है नेता, जो प्रेरणा है, भावना है, उद्देश्य है। नीचे होता है क्या, यानी प्रोडक्ट, विज्ञापन, पैकेजिंग, साझेदारी, हर वो चीज जिससे दुनिया उस संगठन को देखती है। अगर नीचे से निकलने वाली आवाज ऊपर के विश्वास से मेल नहीं खाती, तो संदेश टूट जाता है। यही वजह है कि बहुत सी कंपनियां जोर से बोलती हैं पर साफ नहीं बोल पाती। इंसान की तरह संगठन के लिए भी अपने क्यों को शब्दों में ढालना मुश्किल होता है, इसलिए वे कहानियों, प्रतीकों और उदाहरणों का सहारा लेते हैं। जब कोई विज्ञापन हमें कहता है कि ये मुझे छू गया, तो असल में वो हमारी भावना से जुड़ गया होता है। साफ क्यों के बिना प्रोडक्ट सिर्फ सामान होता है, और साफ क्यों के साथ वही प्रोडक्ट प्रतीक बन जाता है। झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो विश्वास का प्रतीक होता है, इसीलिए लोग उसके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह कंपनियों के लोगो भी तभी ताकतवर बनते हैं जब उनके पीछे कोई साफ उद्देश्य हो। ज्यादातर कंपनियों के लोगो सिर्फ पहचान बताते हैं, लेकिन कुछ लोगो विश्वास बोलते हैं। हार्ले डेविडसन इसका सबसे गहरा उदाहरण है। लोग उसकी बाइक ही नहीं, उसका लोगो अपने शरीर पर गुदवा लेते हैं, क्योंकि वो लोगो अब कंपनी का नहीं, उनकी पहचान का प्रतीक बन चुका है। वे ये नहीं जानते कि कंपनी का शेयर क्या कर रहा है, वे बस इतना जानते हैं कि ये चिन्ह बताता है कि मैं कौन हूं। जब ग्राहक और कंपनी की सोच एक हो जाती है, तब प्रतीक जन्म लेता है। दुनिया आपको हर दिन ढेर सारी सलाह देती है, ये करो, वो करो, इसे अपनाओ, उसे कॉपी करो, लेकिन हर अच्छी चीज आपके लिए सही नहीं होती। लेखक इसे सेलेरी टेस्ट से समझाता है। अगर आपका विश्वास स्वास्थ्य है, तो आप सुपरमार्केट में सेलेरी और राइस मिल्क उठाएंगे, ना कि चॉकलेट और कुकीज। यही बात बिजनेस और जीवन पर लागू होती है। जब क्यों साफ होता है, तो फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। आप सब कुछ नहीं उठाते, सिर्फ वही चुनते हैं जो आपके विश्वास से मेल खाता है। यही अनुशासन भरोसा बनाता है। डिज्नी पर माता पिता इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि सालों से उसने अपने क्यों को नहीं बदला। जब क्या और क्यों एक साथ चलते हैं, तब लोग बिना पूछे विश्वास कर लेते हैं, और वही विश्वास किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। शुरुआत में हर बड़ा सपना एक छोटे से विश्वास से जन्म लेता है। सैम वॉल्टन ने वॉलमार्ट की नींव केवल सस्ते सामान बेचने के लिए नहीं रखी थी, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान बनाने के विश्वास के साथ रखी थी। वो मानते थे कि अगर आप कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज का ध्यान रखेंगे, तो वही लोग कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। यही कारण था कि वॉलमार्ट सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि भरोसे का नाम बन गया। लोग वहां सिर्फ कीमत की वजह से नहीं आते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता था ये कंपनी हमारी है। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, धीरे धीरे उसका क्यों यानी उद्देश्य धुंधला पड़ने लगा। सेवा का भाव पीछे छूट गया और सिर्फ सस्ता ही पहचान बन गया। बाहर से सब वैसा ही दिखता था, वही स्टोर, वही सिस्टम, लेकिन अंदर से आत्मा बदल चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि जो कंपनी कभी प्यार और सम्मान की मिसाल थी, वही आलोचनाओं और अविश्वास का केंद्र बन गई। कहानी हमें सिखाती है कि सफलता जब बहुत बड़ी हो जाती है, तो वही सफलता सबसे बड़ी परीक्षा बन जाती है। MIT में हुए गैदरिंग ऑफ टाइटन्स की एक घटना इस फर्क को खूबसूरती से दिखाती है। कमरे में बैठे ज्यादातर उद्यमियों ने अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल कर लिए थे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद को सफल महसूस करते हैं, तो ज्यादातर हाथ नीचे आ गए। पैसा, ऑफिस, नाम और शोहरत सब था, फिर भी भीतर कहीं खालीपन था। उन्हें अपने शुरुआती दिन याद आने लगे, जब साधन कम थे लेकिन उद्देश्य साफ था। यहां लेखक एक गहरी बात कहता है, उपलब्धि यानी अचीवमेंट वो है जो हम हासिल करते हैं, लेकिन सफलता वो है जो हम महसूस करते हैं। लक्ष्य पूरे करना आसान है, पर उस एहसास तक पहुंचना मुश्किल जो हमें रोज ये याद दिलाए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। जब क्या और कैसे तो साफ हों, लेकिन क्यों खो जाए, तब इंसान और संगठन दोनों भटकने लगते हैं। हर संगठन एक जुनून से शुरू होता है। शुरुआत में संस्थापक का विश्वास ही रास्ता दिखाता है। फैसले दिल से होते हैं और लोग उस भावना से जुड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे संगठन बढ़ता है, सिस्टम, आंकड़े और रिपोर्ट्स हावी होने लगती हैं। धीरे धीरे फैसले तर्क से होने लगते हैं और दिल की आवाज पीछे छूट जाती है। यही वो मोड़ है जहां स्प्लिट होता है,
जब क्यों और क्या अलग-अलग दिशाओं में चलने लगते हैं। इस स्प्लिट के बाद कंपनी जोर से बोलती है लेकिन साफ नहीं बोल पाती। बाहर के लोग भी महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है, भले वे शब्दों में ना समझा पाएं। कर्मचारी नौकरी करने लगते हैं, मिशन जीने नहीं, और फिर प्रेरणा की जगह लालच, डर और बोनस जैसे साधन लेने लगते हैं। ये कहानी बताती है कि विकास तभी टिकाऊ होता है जब उद्देश्य उसके साथ साथ चलता रहे। कॉस्को, साउथवेस्ट एयरलाइंस और कुछ गिनी चुनी कंपनियां इसलिए अलग दिखती हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्यों को संस्कृति में उतार दिया। वहां नेता बदलते हैं लेकिन विश्वास नहीं बदलता। लोग साफ देख पाते हैं कि कंपनी क्या मानती है और उसी वजह से उस पर भरोसा करते हैं। जब क्यों साफ होता है तो कीमत, सुविधा और परेशानी सब छोटी लगने लगती हैं। कहानी का सार यही है कि पैसा कभी उद्देश्य नहीं होता, वो सिर्फ परिणाम होता है। जिस दिन कोई संगठन अपने क्यों को भूल जाता है, उस दिन से गिरावट शुरू हो जाती है, चाहे आंकड़े कुछ भी कहें। लेकिन जो अपने विश्वास को हर फैसले में जिंदा रखते हैं, वे न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि लोगों के दिलों में भी जगह बना लेते हैं। यही असली टिकाऊ सफलता है। एक रेस का सीन इमेजिन कीजिए, जहां ठंडी हवा, हल्की नमी वाली जमीन और स्टार्ट की आवाज के साथ दौड़ते हुए धावक सब एक झुंड में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक लड़का शुरू से ही पीछे रह जाता है। उसका नाम बेन है। बेन सबसे तेज नहीं है बल्कि सबसे धीमा है। वजह है सेरेब्रल पैल्सी, एक ऐसी स्थिति जो उसके चलने, संतुलन और मांसपेशियों को मुश्किल बना देती है। वो बार बार गिरता है, चोट खाता है, अकेला दौड़ता है, लेकिन रुकता नहीं। जब बाकी सभी धावक रेस पूरी कर लेते हैं, तब कुछ असाधारण होता है। सभी वापस आते हैं और बेन के साथ दौड़ने लगते हैं। जब बेन गिरता है, कोई उसे उठाता है। जब वो फिनिश लाइन पार करता है, तो उसके पीछे सैकड़ों लोग होते हैं। ये कहानी संघर्ष की नहीं, वाये की है। बेन किसी को हराने नहीं दौड़ता, वो हर दिन खुद से बेहतर बनने के लिए दौड़ता है। यही फर्क है। लेखक यहीं एक गहरी बात रखता है। जब हम दूसरों से मुकाबला करते हैं तो कोई हमारी मदद नहीं करता, लेकिन जब हम खुद से मुकाबला करते हैं तो पूरी दुनिया साथ देने लगती है। यही नई प्रतियोगिता है। बिजनेस और जीवन में भी हम हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ज्यादा फीचर्स, सस्ता दाम, बड़ा ऑफर। नतीजा ये होता है कि हम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य ये हो कि आज का काम कल से बेहतर हो, तो सहयोग, भरोसा और सम्मान अपने आप मिलने लगता है। लेखक कल्पना करता है, अगर हर संगठन हर दिन ये सोचकर काम करे कि हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से बेहतर बनना है, तो क्या होगा? फैसले आसान हो जाएंगे, लोगों की वफादारी बढ़ेगी और भरोसा एक सामान्य मुद्रा बन जाएगा। तब सवाल ये नहीं होगा कि आप दूसरों से बेहतर क्यों हैं, बल्कि जवाब होगा क्योंकि हम लगातार खुद को बेहतर बना रहे हैं। जो लोग आपके विश्वास से जुड़ते हैं, वे आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और जो नहीं जुड़ते, उनके साथ सौदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यही इस पूरी किताब का अंतिम संदेश है। अगर आप अपने वाय पर टिके रहते हैं, तो सही लोग खुद ब खुद आपके साथ आ जाते हैं। संगठन छोटे हों या बड़े, उत्पाद कोई भी हो, जब शुरुआत वाय से होती है तो प्रेरणा जन्म लेती है और नवाचार फलता है। दुनिया बदलने के लिए बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं, बस अपने वाय के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। और अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी प्रेरित करती है, तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब प्रेरणा साझा की जाती है। तो दोस्तों, यही है स्टार्ट विद वाई की साइमन सिनेक की सबसे बड़ी सीख। सफलता ज्यादा तेज दौड़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही दिशा में चलने से मिलती है। जब आपका वाई साफ होता है तो फैसले आसान हो जाते हैं, काम में थकान नहीं रहती और लोग सिर्फ जुड़ते नहीं, आप पर भरोसा करने लगते हैं। याद रखिए, लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या किया, वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, और वही भावना आपकी असली पहचान बनती है। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर कर पाया हो, अगर आपको लगा हो कि ये सीख किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने काम में मीनिंग ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही किताबों की गहरी, आसान और स्टोरी बेस्ड समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच बदलते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ।